नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये मैं लगभग 4 से 5 दिन बाद बोल रहा हूँ। कहीं मैं फंस क्या गया था, बिजी चल रहा था। ज़िंदगी की ऐसी गफलतें होती हैं बहुत सारी कि अपनी ज़िंदगी में उलझना पड़ जाता है। अच्छा, ये चैनल जब खोला था द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स, तो पर्पज़ भी यही था कि एक जिम्मेदारी तो है, कमिटमेंट है अपनी तरफ से, लेकिन जब आप कुछ पेड बैच चलाते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें तुम्हारा कमिटमेंट बन जाता है कि अब आपको काम करना ही होगा। पर अभी ऐसा था कि नहीं, मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, आपको बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। और जो GS5 का पेपर मैं करा रहा था और उसका पॉलिटी सेक्शन लगभग करा दिया था, इंटरनल सिक्योरिटी भी करा दिया था, जो बच रहा था हिस्ट्री वाला भी लगभग करा दिया था। कुछ चीज़ें बच रही थी वो मैं कंटिन्यू कराऊंगा, लेकिन कुछ दिन थोड़ा सा मुझे मोहलत चाहिए, जिससे कि मैं आपके पास कंटिन्यू नहीं आ पाऊँ। तो आप परेशान ना हो, मैं सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। कभी कभी आदमी अपनी ज़िंदगी में उलझ जाता है। अब आप सुनो कि 2019 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद मैंने PIT के लिए नहीं अप्लाई किया कहीं, क्योंकि बार बार लगता था कि UPSC कर लेंगे, UPPCS कर लेंगे। फाइनली वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और 2021, 2022, 2023 यहाँ भी मेंस लिखा, फाइनल नहीं हुआ। तो फिर 2022 में फिर UGC का पेपर दिया, फिर JRF निकला, उसके बावजूद भी फिर PhD में नहीं लिया। तो फाइनली जब इस बार लास्ट टाइम था, उसका निकलने वाला था, मैंने कहा चलो अब ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PhD के लिए इनरोल करा दिया। इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो गया। तो ऐसी चीज़ों में उलझे रहते हैं थोड़ा सा अपने करियर में भी। बट ये है कि मैंने जब, हाँ अब आते हैं अपने काम के ऊपर। जो आप देख रहे हो ये क्या है, UPPSC UPSC मेंस फैक्ट सीट है ना। तो मैंने आपको जो शक्तिमान सीरीज़ कराई थी उस समय, वो बड़ी ही देखी गई है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आंसर राइटिंग के बेसिक्स बताए गए हैं उसमें ना। छोटी छोटी मगर मोटी बातों के रूप में उसमें समझाया गया है कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग का बेस तैयार कर सकते हो। उसी समय मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप सिलेबस तो पढ़ते हो अपना, है ना, और तैयार करते हो चीज़ों को, लेकिन जो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ये चीज़ आती है कि आप आंसर के वैल्यू एडिशन को कैसे बढ़ा सकते हो। तो उसी से संबंधित मैंने ये कुछ कंटेंट बनाया है। ये मैं पहले बना चुका था, अपलोड नहीं किया था, मैं कह रहा था कंप्लीट करा दूं। तो SDG से संबंधित था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत, क्योंकि बहुत आंसर ऐसे होते हैं कि जिनको आप कंक्लूड करने में SDG को शामिल कर सकते हो, है ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स यही था। और इसमें मैंने SDG 7 SDG को लिखा है, जिसके कुछ डाटा हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे SDG 1 नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं। और SDG तो PT के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप 2022 वाले पेपर में देख लो, उसमें क्वेश्चन थे कई SDG से, है ना। तो जब पॉवर्टी के ऊपर आएगा तो उसके फैक्ट मैंने उठा के डाल दिए कि तेंदुलकर समिति का कहना है कि 2012 में 22% लोग BPL में थे। ठीक है। एक्चुअली मेरा गला भी ख़राब है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बुखार आ रखा था, सर्दी वगैरह हो रखी थी। और आगे देखो, वर्ल्ड बैंक का डाटा क्या है, अत्यधिक गरीबी को $2.15 से कम, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी बेस्ड पर जीवन यापन करने के लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये गरीबी की परिभाषा टाइप से दे दी इधर, है ना। तो ये, और गरीबी को कैसे दिखा दिया, गरीबी का संगम कैसे होता है, बीमारी, भुखमरी और विकलांगता। ये चौथा पॉइंट और देख लो आप, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला 2005-06, है ना, और 2019 और 21 के बीच में, इतने वर्ष में। और मोदी जी को आपने भाषण देते हुए देखा होगा, मनोज तिवारी भी डाटा में कम गफलत कर गए थे, तो बोलते 25 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला गरीबी से, वो ये कहते हैं, है ना। लेकिन ये 2005-06 से 2019-20 के बीच में कितना है, 41 करोड़, लगभग 41.5 करोड़ मिलियन लोग। ये एक डाटा है आपके पास, ठीक। अब ऑक्सफैम रिपोर्ट को आप देखते ही हो, जो गरीबी से संबंध रहती है, असमानता के बारे में बता देती है ना। तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये। जैसे इंडिया के बारे में बोलते हैं कि अमीर 1% जो अमीर लोग हैं इंडिया में, उनके पास जो टोटल संपत्ति है भारत की, उसकी संपत्ति का 40% से अधिक किसके पास है, 1% लोगों के पास। जब आप इनइक्वलिटी दिखा रहोगे तो आपको ये डाटा काम आएगा, ठीक। तो SDG 1 का डाटा मैंने ऐसे यहाँ रख दिया। तो मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे ही आपको SDG कंप्लीट करा दूँ, 17 के 17 कंप्लीट SDG करा करके उसका जो फैक्ट डाटा जितना भी है वो थोड़ा थोड़ा रख लिया जाए, जिससे कि आंसर में हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। चलिए, SDG 2 देखिए आप, जिससे जीरो हंगर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का आंकड़ा है, जीरो फूड की स्थिति बताता है वो। 6 से 23 माह के 18% बच्चों ने पिछले 24 घंटों में कोई आहार ग्रहण नहीं किया। ये डाटा कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ठीक।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देख लीजिए आप, भारत की रैंक 111 है, 125 ये देश में। हंगर दैट इज़ सीरियस। तो ये जब भुखमरी पे क्वेश्चन आए और ना भी आए, गरीबी पे डालो, और भुखमरी जब आप लिख रहे हो उसमें, तो आप ऐसे डाटा इस्तेमाल कर लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंकिंग है इंडिया की वो डाल दो, तो ये वैल्यू एडिशन में बहुत काम आते हैं। भारत में अल्पोषण की दर की व्यापकता 16.6% है। भारत में 196 मिलियन भूखे लोग हैं, जो विश्व का लगभग 22% है। तो 22% पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड की भारत में ही है जो भूखे लोग हैं, ठीक है ना। आगे SDG थर्ड को देखिए। SDG थर्ड में है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इस तरीके से जब SDG हम लिखेंगे और फैक्ट और डाटा के साथ तैयार करेंगे तो SDG भी हमको आसानी से तैयार हो जाएंगे। हालांकि मैंने तो इसको ट्रिक से याद कर रखा था, जैसे मैं कुछ स्टार्टिंग कर रखा थी, PHHE है ना, पॉवर्टी हंगर हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो एजुकेशन, इस तरीके से। तो चलिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में देखो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, तो हेल्थ पे क्वेश्चन आएगा तो इसके डाटा कुछ इस्तेमाल आप कर सकते हो, है ना। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, IMR, MMR। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध हैं। केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। तो जब आप शहरी और ग्रामीण अवसंरचना पे अंतर बताते हो तो ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हो आप, कि कैसे शहरों में सुविधा ज़्यादा है, गांव में कम है, जबकि ग्रामीण गांव की जनसंख्या हमारे देश में ज़्यादा है, 70% लगभग। तो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार भारत को 2030 तक 20 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता है। तो उसी समय आप डाटा बताओगे कि WHO की रिकमेंडेशन क्या है कि कितना होना चाहिए। 1 होना चाहिए 1000 पे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, 1 है 11,000 पर। तो ये डाटा है चिकित्सक, जबकि कितने चाहिए, 20 लाख। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डाटा डाल दोगे इसे, तो आपके पास सोर्स भी रहेगा, फैक्ट और डाटा भी रहेंगे, जहाँ से आप ले रहे हो वो भी लिखोगे। 2022 में भारत में 468 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, DALY, है ना, जिसे बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये वाला बोझ था। 2022 में इतने लोग थे जो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के जो टारगेट थे वो आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा पहले आया भी हुआ है, लेकिन इसका जो डाटा है वो इस्तेमाल हम कर लेते हैं जगह जगह पे। जैसे इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 कर लेनी है, कितनी है अभी, 67.5 से, है ना। और रिड्यूस फर्टिलिटी रेट 2.1 कर देना है 2025 तक। रिड्यूस अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट को 23 कर देना है 2025 तक, ठीक। इस तरीके से डाटा हम कर लेंगे तैयार। अब आप SDG 4 पे आ जाओ, कलर चेंज कर लें। क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखो, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन सीधा SDG से नहीं पूछेगा, लेकिन उसका है तो नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है, शिक्षा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं SDG में कवर हैं, उसी को हमने बेस बना के उसके कुछ डाटा हमने रख लिए हैं आगे। असर रिपोर्ट देखिए 2023 की, ये एक NGO है, प्रथम NGO वो जारी करता है। ये बोला है कि ओवर 90% हैव यूज्ड सोशल मीडिया, जो बच्चे हैं। और शिक्षा पर खर्च कितना कर रहे हैं असर रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक 3.9% और प्राइवेट सेक्टर में 2.7%। इंडिया GDP का, भारत GDP का शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, टोटल हो रहा है 6.6%, ठीक है। भारत के 10% घरों में कंप्यूटर है, 23% के पास इंटरनेट की सुविधा है, जबकि इंटरनेट लगातार बढ़ रहा है उसके बावजूद भी। इसका मतलब अंतर भी बता सकते हैं। एक डाटा ये भी हो सकता है कि शहरों में अलग है, गांव में अलग है ना। शहरों में और गांव में भी अंतर है, उसमें भी और सेक्टर बांटोगे तो शहरों में मेल का अंतर होगा और फीमेल का भी अंतर होगा, कि फीमेल कितनी कंप्यूटर की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा उन तक है, और गाँव में उन दोनों का भी अंतर अलग होगा, मेल फीमेल का, ठीक है ना। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ डाटा डाल सकते हो, ड्रॉप आउट रेट डाल सकते हो, साक्षरता दर का डाल सकते हो आप। बाकी आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो और लगेगा कि हाँ बेहतर है, तो मैं और इस पर और अच्छे तरीके से काम करूँगा। अभी तो मैं एक इसी तरीके से उठा रहा कि SDG को कवर कर लूँ मैं, है ना, तो SDG के तहत कवर हो जाएगा। फिर सिलेबस में जो पॉइंट हैं जिनके हम देख सकते हैं कि यहाँ डाटा कम आ सकता है, तो उस डाटा को भी मैं तैयार करूँगा बहुत अच्छे से। तो SDG 5 देखिए, SDG 5 किससे संबंधित है, जेंडर इक्वलिटी से, है ना, लैंगिक समानता से।
एनसीआरबी का डाटा इस पे क्या कहता है, प्रति घंटे 51 केस महिलाओं के खिलाफ अपराध के। इंडिया में 4.5 लाख लगभग 4.4 लाख केस 2022 में दर्ज किए गए। और डाटा किसका है, ये सोर्स आपके पास है, ये एनसीआरबी का है ना। मदर मोर्टेलिटी रेट करा दो, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स 2023-24 का डाटा। जेंडर वेज गैप, अनपेड कार्य, महिलाएं अनपेड कार्य तो करती हैं, घरेलू कार्यों को अनपेड कार्य में बोला जाता है। श्रम आय का 82% बाई मेल और 18% बाई फीमेल, ये है, ठीक है ना। WHO ने इसे हिडन पेंडेमिक बोला था, किसको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 की रिपोर्ट थी। 1/3 ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव फिजिकल इमोशनल, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें, मतलब भारत की 33% महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को सहन करती हैं, उनमें 32% मैरिड वुमेन्स हैं इंडियन की, ठीक है। ये मैं PDF शेयर कर दूंगा तो उसमें क्लियर कट होगा, ये शायद थोड़ा बहुत कट गया इधर से। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बता दो। अभी जल्दी में ये लिंक्डइन का मैंने शायद शेयर भी किया था आपको आर्टिकल्स, उसमें भी बाकायदा वर्क फोर्स दे रखी थी महिलाओं की कितनी है, तो वो डाटा भी आप लिख सकते थे वहाँ से, मैंने कहा भी था कि नोट कर लेना यहाँ से, है ना। तो 2000 में जैसे 30.5% था, अब 2020 में 18.6% हो गया। ILO का डाटा है, इंडियन वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर। NCRB का डाटा ये कहता है कि 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 44% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। ये डाटा है जिनको जहाँ ज़रूरत हो महिलाओं पे जब आप लिख रहे होगे तो आप ये सब डाटा इस्तेमाल कर सकते हो। ऑक्सफार्म रिपोर्ट क्या कहती है कि अवैतनिक कार्य पर दिया समय, जो अवैतनिक कार्य जिसका ऐसा काम जिस पे कोई वेतन नहीं मिलता है हमको, ऐसे काम पे महिलाएं डेली के 5 घंटे देती हैं। वहीं अगर मेल को देखें तो वो 30 मिनट देता है। अब जैसे घर में महिलाएं साफ़ सफाई का काम, घर का खाना पीने का काम बनाती हैं, तो उसका कोई वेतन थोड़ी उन्हें मिलता है, तो वो अवैतनिक कार्य में आता है। उस काम पर महिलाएं ज़्यादा समय बिताती हैं, है ना। तो ये सब फैक्ट है, जब महिलाओं के बारे में आप लिख रहे होगे तो अच्छे से काम आएगा। ये घरेलू हिंसा की स्वीकार्यता, ये इस तरीके से बना सकते हो, अवैतनिक देखभाल के कार्य। ये संबंध बताया है कि कैसे पॉजिटिव संबंध है इनमें, कि जितना ज़्यादा अवैतनिक देखभाल का कार्य होगा आप समझ लो कि स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा है घरेलू हिंसा की स्वीकार्यता। पीरियड गरीबी है, स्कॉटलैंड कानून मुफ्त पैड बांटा था स्कॉटलैंड ने, तो इन सब से सीख सकते हैं हम। जब कहते हैं ना किसका मॉडल हम अपनाएं, तो उस तरीके से जैसे आज का आर्टिकल था एक एजुकेशन पे मैं पढ़ रहा था, तो अमेरिका के मॉडल की बात करी थी, उसमें शिक्षा से संबंधित QS वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट आई है। तो टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन टॉप 400 में 10 यूनिवर्सिटी करीब अपनी रैंकिंग बना रहे थे। तो उसी से संबंधित था कि क्या सुधार कर सकते हैं, तो अमेरिकी मॉडल है जैसे शिक्षा का, है ना। और फिर एक दे रखा था हांगकॉन्ग और सिंगापुर वाला, हांगकॉन्ग सिंगापुर शिक्षा का मॉडल जो था। तो ऐसे ही है ये, जैसे पीरियड्स गरीबी अगर महिलाओं की हमें सुधारना है तो स्कॉटलैंड कानून है जो मुफ्त पैड का काम था, ऐसे हम उठा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SDG 6 ये संबंधित है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता से, ठीक है। तो स्वच्छता पे क्वेश्चन बनते ही हैं। 1.5 बिलियन लोग विश्व में, है ना, STH से प्रभावित हैं। वास WHO की पहल थी जिसका मतलब है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, ठीक है ना। तो ऐसी पहलों को भी आप डाल देते हो जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हो, जब आगे की राह बता रहे होते हैं या सरकार द्वारा किए गए कार्य या अंतर्राष्ट्रीय कार्य बता रहे होते हैं, उस समय ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं। 10% बीमारी के बोझ में भागीदार इसी के थ्रू। वॉश जो है ये, अगर आप वाटर अच्छा नहीं पी रहे हो, मतलब शुद्ध वाटर नहीं पी रहे हो, वाटर का एक्सेस नहीं है आप तक, है ना, सैनिटेशन का ख्याल नहीं रख रहे हो, हाइजीन की प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, तो ये जो है वॉश वाली प्रॉब्लम से 10% बीमारी के बोझ में भागीदार है, ठीक है ना। 1.7 बिलियन लोग प्रॉपर स्वच्छता तक पहुँच नहीं, है ना, ये बिलियन जो है वर्ल्ड में होगा। इंडिया 16% आबादी जबकि 4% वैश्विक जल उपलब्ध। ये एक डाटा है जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई ऐसे भी लिखो या फिर क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, आप बताते हो कि इंडिया की 16% आबादी है जबकि वैश्विक जल का हम 4% उपलब्ध है। आवासीय जल निर्यात की बातें हम करते हैं क्योंकि हम जो है कृषि प्रधान देश है
और कृषि प्रधान देश होने के नाते हम जो है कृषि का ही निर्यात करते हैं, जैसे चावल वगैरह, बासमती चावल वगैरह का अन्य देशों को निर्यात। और चावल वगैरह उत्पादन में कितना आपको पता है वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसी से संबंधित है आवासीय जल निर्यात। जल जीवन मिशन के कुछ आंकड़े आप लिख सकते हो इधर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके अनुसार 51% लोग असुरक्षित पेयजल के संपर्क में हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट का डाटा। नीति आयोग का डाटा क्या कहता है कि डे जीरो की स्थिति 21 शहरों में है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, है ना, डे जीरो की स्थिति। उत्तरी मैदानों के इलाकों में ग्राउंड वाटर में 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गिरावट आ रही है। ये नीति आयोग ने डाटा दिया कि उत्तरी मैदानों के इलाकों में तुम्हें मालूम है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है तो खेतीबाड़ी पे भी वो डिपेंड है। तो ग्राउंड वाटर में 8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गिरावट आ रही है, एक डाटा हो गया। वाटर यूज 80% इन एग्रीकल्चर। इंडिया में 80% वाटर का यूज तो एग्रीकल्चर में सेक्टर में हो रहा है, ठीक है ना। अगला SDG 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है ना। तो भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट ऊर्जा उपभोक्ता देश है। एक ये भी डाटा हो गया आपको एनर्जी में जब आप लिखोगे तो, है ना। और ऊर्जा की मांग इंडिया में जो है 223 गीगावाट इन जून 2023। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये डाटा है, ठीक है। और ये आप पंचामृत लक्ष्य टारगेट आप याद रख सकते हो, जिनका आप डाल सकते हो क्वेश्चनों में कि 50% ऊर्जा आवश्यकता को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2030 तक कंप्लीट करना है। अर्थव्यवस्था में जो कार्बन की तीव्रता है उसको 2005 के स्तर से 45% कम करना है। कब तक? 2030 तक। कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक कम करना है। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हमें 2070 तक पूरा करना है। 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करनी है हमको, कब तक? 2030 तक। तो ये आंकड़े हैं जिनको हम डाल सकते हैं, है ना। भारत CO2 का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक है। अब पूरे टोटल तरीके से देखोगे तभी आपको ये भारत CO2 का बहुत बड़ा उत्सर्जक दिखाई देगा, लेकिन जब पर कैपिटा देखो, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर बहुत नीचे आ जाता है। लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक देश है, ठीक है ना। नीति आयोग कच्चे तेल की मांग का 85% आयात से पूरा करते हैं। नीति आयोग का डाटा है कि इंडिया की जो मांगें हैं कच्चे तेल की, उसका जो हम पूरा करते हैं वो 85% तो आयात से करते हैं। नेचुरल गैस की जो मांग है उसका 45% आयात से करते हैं। तो हम आयात पर बहुत डिपेंड हैं। हम अन्य देशों से मंगाने पर, खाड़ी देशों से मंगाते हैं, जैसे रशिया से भी काफ़ी तेल मंगाया इस बार, ठीक। ये हम ज़रूरत बता देंगे। CO2 एमिशन 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया, वो ऊपर लिख दिया आपने। एमिशन सोर्स आपने बता दिए। एनर्जी 73%, एग्रीकल्चर में 16%, इंडस्ट्री 8%, वेस्ट 2%, ठीक है ना। कि कहाँ से कितना जो है तुम CO2 का एमिशन कर रहे हो। एनर्जी सेक्टर 73% ज़्यादा भागीदारी कर रहा है, एग्रीकल्चर 16% कर रहा है, इंडस्ट्री 8% कर रही है, वेस्ट 2%, ठीक है ना। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप लिख सकते हो। एम है टू मेक इंडिया टू लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ अभी नहीं लिखे थे, क्योंकि मैं 4-5 दिन से तो कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं व्यस्त भी था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर वगैरह रखा था मुझे। अब ये है कि कुछ दिन और थोड़ा सा मोहलत दे देना, मैं कंटिन्यू बाकी कराऊंगा। ये पहले का ही मेरा कंटेंट तैयार था, मैं इस पे काम कर रहा था। मैं SDG 17 पूरे करता और करूँगा आगे। 7 मेरे बने हुए थे जो मैंने तैयार किए थे, वो मैंने आपको दे दिए। और आपको ये अगर पसंद आए इस तरीका इनिशिएटिव, तो मैं वही ये शक्तिमान सीरीज़ के तौर पे, जैसे छोटी छोटी वगैरह मोटी बातें, ये वैल्यू एडिशन के तौर पे काम आते हैं। जैसे अगर इथिक्स वगैरह कराऊंगा तो मैं कोट वगैरह भी सारे लिख के आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ बेहतरीन जो कंटेंट रहेगा, एग्जाम्पल रहेंगे नए ऐसे के लिए भी, तो वो सब निकाल करके ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना देंगे जो हमारे बहुत सारे काम आएंगे। बाकी कंटेंट तो हम पढ़ ही लेते हैं, हमको तो वैल्यू एडिशन करना होता है उसमें ना, कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। बाकी सभी लोग एक जैसा कर रहे हैं, किताबें उठा लाएंगे पढ़ लेंगे। हमें चाहिए नए नए एग्जाम्पल जो एकदम समसामयिकी से मिले हों, है ना, कुछ फैक्ट नए जिनका हम इस्तेमाल कर सकें, उसकी ज़रूरत रहेगी। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये आपको वीडियो किस तरह, इस टाइप की वीडियो कैसे लगे। जैसे कंटेंट फैक्ट वगैरह मैं लेके आऊँगा फिर आगे, ठीक है ना। और बाकी तो मुझे माफ़ करना कुछ दिन के लिए, है ना, थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं वीडियो पूरी कंप्लीट लेके आऊँगा बाद में। थोड़ा सा बीमारी से भी जूझ रहा हूँ, और दूसरा अपना थोड़ा बिजी था, थोड़ा PhD के चक्कर में भी बिजी हो गया था काफ़ी फाइनली, पर यह है कि वहाँ इनरोल हो गया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे।
19 मिनट, ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।